नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में पेपर होगा और उसके लिए हम लोग इकाई 10 जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, इकाई 10 आपकी अन्य गद्य विधाएं हैं जिसमें हम लोग अलग अलग आत्मकथाएं हों या जीवनी हो या फिर अलग अलग रेखा चित्र या संस्मरण हो, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं डे 1 से। जैसे माटी की मूर्तें से हम लोगों ने शुरू किया था और जैसी जैसी रचनाएं सिलेबस के अनुसार लगी हुई हैं वैसे वैसे हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। हर एक पात्र को समझ रहे हैं, क्या उसमें कौन कौन से पात्र आए हैं, उसकी मेन कथा वस्तु क्या है या फिर उसका जो मेन जो उद्देश्य है उस कहानी का या फिर उस पर्टिकुलर रचना का, उसमें हम लोग जाकर के पढ़ रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि इसमें पात्र कौन से हैं, गौड़ पात्र कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन से हैं, ठीक है, या फिर जो लेखक है उनके बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ। तो ये सब चीज़ें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जैसे ही सारी रचनाएं पूरी होंगी मैं पीडीएफ आपको एक साथ भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यदि जो विद्यार्थी नए आए हैं चैनल पर, मैं उनको बता देती हूँ कि जरूर जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट 10 में जाएंगे तो मूल टेक्स्ट का तो वाचन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं शॉर्ट में, ताकि आपकी परीक्षा की रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाए और आपका पेपर के लिए आपको ये ना लगे कि हमने ये रचना भी पढ़ी नहीं है, मतलब या तो पढ़ी है या फिर रिवीजन उसका नहीं किया है। तो एक मान के चलिए कि रिवीजन भी आपका चल रहा है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन की ओर चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णचंद्र का है जामुन का पेड़। आशा करती हूँ कि आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी। छोटी सी है और ही बहुत ही हृदय विदारक कहानी है। किस तरीके से, मतलब एक तरीके से इसमें व्यंग्य की भाषा में जो शासन व्यवस्था है उस पर प्रहार किया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से डिले होता चला जाता है और एक आदमी पेड़ के नीचे दबकर मर भी जाता है लेकिन उसकी फाइल अभी पूरी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में हुआ था। जन्म जरूर याद कर लिया करिए, अगर कृष्णचंद्र आपके सिलेबस में लगे हुए हैं तो इनका जन्म और इनकी जो अलग अलग रचनाएं हैं उनको जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे सड़क वापस आ जाती है, आप पूछ लिया जाएगा ही बताइए किसकी रचना है, या फिर 3 रचनाएं दे दी जाएंगी और बोलेंगे कि इनमें से कृष्णचंद्र की कौन सी है। तो जामुन का पेड़ तो सभी को पता होगा, लेकिन आसमान रोशन है ये नहीं पता होगा, ठीक है। इसी वजह से जो लेखक लगे हुए हैं आपके पर्टिकुलर रचना में उनके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 में हुआ था। पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र, याद रखिएगा ये उर्दू कथाकार थे। कृष्णचंद्र का प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध है। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। जैसे मुंशी प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, वैसे ये भी कहानीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। महालक्ष्मी का पुल, अब ये रचनाएं हैं। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं, ठीक है। तो कहानी में महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने ये इनकी मशहूर कहानियां हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। सबसे पहले एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टिक्स की डाली, कहानी संग्रह है ये, यूकेलिप्टिस की डाली। फिर शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, याद रखिएगा, जामुन का पेड़ और एक गधे की आत्मकथा। अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलियन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, उपन्यास है ये, और आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। तो इन रचनाओं को आप देख लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा। कृष्णचंद्र जी की सारी ही कृतियां हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं, ठीक है। तो जो उर्दू के कथाकार थे, इसी वजह से उर्दू कथा साहित्य में अपनी अनूठी पहचान बनाते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है, ठीक है, हास्य व्यंग्य कथा है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। इस कथा में व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। अब जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको देख लीजिए। माली है, चपरासी है, क्लर्क है, सुपरिटेंडेंट है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, पुलिस है, कांस्टेबल है, ओस कवि आदि ये मुख्य मुख्य पात्र इसमें आए हैं। जामुन के पेड़ की समीक्षा को देख लेते हैं। इस कथा का माध्यम से लेखक ने हमारे देश में नौकरशाही, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, नौकरशाही, जैसे एक हायरार्की होती है ना, सबसे पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से हायरार्की होती है, मैनेजर फिर जनरल मैनेजर फिर मैनेजर फिर डिप्टी मैनेजर, इस तरीके से आपको एक हायरार्की मिलती है हमारे जो कार्यालयी व्यवस्था है उसके अंदर, कार्यालयी जो शासन व्यवस्था उसके अंदर। तो नौकरशाही की व्यवस्था पर चोट की गई है इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि कैसे
से एक छोटे से छोटे काम के लिए हम दफ्तर से दफ्तर, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहते हैं और फिर भी हमारा काम होने की उम्मीद नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम रिश्वत देते हैं वैसे ही हमारा काम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। जब आप वो हरिशंकर परसाई जी की रचना पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। कृष्णचंद्र, ये भी आपकी हास्य व्यंग्य की कथा है, जामुन का पेड़ भी, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। और जब आप हरिशंकर परसाई जी का पढ़ेंगे, कौन सी रचना है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो रचना भी पढ़ेंगे तो इसमें जो नारद जी होते हैं वो वीणा रखते हैं, तब जाकर के उनको भोला राम का जीव, हाँ ये भोला राम का जीव रचना है। और उसमें आप जब वीणा रखते हैं दरख्वास्तों पे, तब जाकर के उनका जो आत्मा है भोला राम की वो मुक्ति पाती है। लेकिन फिर भी वो लास्ट में ये कहता है कि मैं तो यहीं फंसा हूँ, मैं तो इन्हीं दरख्वास्तों में अटका रहूँगा, यहाँ मेरा दिल लग गया है। तो एक तरीके से वो भी शासन व्यवस्था पर चोट की गई है उस कहानी के माध्यम से। कथाकार, एक रात बहुत जोर से आंधी आई और कथानुसार एक रात बहुत जोर से आंधी आई और सेक्रेटेरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ उस आंधी में गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। माली ने सवेरे जब ये देखा तो दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास आया तथा सब तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई और उस आदमी की चिंता किसी ने ना की। सभी उस पेड़ के लिए हमदर्दी जता रहे थे और कि वह पेड़ कितना फलदार था। मतलब जो आदमी नीचे दब गया है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन पेड़ की चिंता हो रही है, जो एक तरीके से जो कम इम्पोर्टेंट है, और एक आदमी की जान से उसकी तुलना की जा रही है कि वो कितना फलदार था, कितने फल होते थे उसमें। तो सब हमदर्दी जताते उस पेड़ के लिए। उस माली ने जब उस आदमी का जिक्र किया तब सभी ने बड़े ठंडे भाव से यही कहा कि वो मर गया होगा। तभी उस आदमी ने आवाज लगाई कि वो जिंदा है। खुद ही फिर वो जब बोलता है कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूँ, तब जाकर के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसे निकाला जाए। पहले तो सब असमंजस में पड़े कि वो पेड़ बहुत भारी है, पर फिर भी सभी साथ मिलकर उस पेड़ को हटाने में लग गए। तभी एक सुपरिटेंडेंट बोला कि वो अंडर सेक्रेटरी से इजाजत लेकर आता है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी पास, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास और चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। फिर आदेश फाइलों में चलता रहा, जिसमें आधा दिन बीत गया। फैसला हुआ कि ये समस्या व्यापार विभाग की नहीं बल्कि कृषि विभाग की है, क्योंकि यह पेड़ से संबंधित है। फाइल बनाकर कृषि विभाग भेजी जाती है, जहां से सब जवाब अगले दिन आया कि पेड़ हटाने की समस्या व्यापार विभाग की ही है, क्योंकि पेड़ उनकी लॉन में गिरा है। उस दिन भी फाइल दोनों विभागों में घूमती रही और अंत में फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग गई, क्योंकि वह फलदार पेड़ था और ये फल से जुड़ा मामला था। उस दबे हुए आदमी की सुध सिर्फ वो बेचारा माली लेता रहा, तो माली ही हमदर्द बनकर उस दबे हुए आदमी के पास बैठा रहा और उसको खाता पिलाता रहा ताकि वो भूख प्यासे ना मर जाए। उसे खाना खिलाया व उसके परिवार को खबर करने की बात कही, जिस पर आदमी ने कहा कि वह लावारिस है। तो बताता है कि वो लावारिस है, उसका कोई परिवार नहीं है। तीसरे दिन, मतलब 2 दिन तो हो ही गए, फिर तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर का जवाब बड़ा ही शर्मनाक था। उस आदमी की परवाह ना करते हुए जवाब आया कि वो पेड़ फलदार था और जनता जामुनों को बड़े चाव से खाती थी। पेड़ बचाओ वाले जमाने में वे पेड़ काटने की बात सोच भी नहीं सकते। मतलब एक गिरा हुआ पेड़ है, फिर भी उस गिरे हुए पेड़ को वो कह रहे हैं कि हम काट नहीं सकते हैं। जब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि जब पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, आदमी के मरने की चिंता नहीं की थी, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इसीलिए वह मामला अब मेडिकल विभाग गया। दूसरे दिन वहां का सबसे योग्य सर्जन जब सब मुआयना करने आया और बोला कि आदमी मर जाएगा, जिससे सर्जरी का फैसला टल गया। रात को खाना खिलाते समय माली जब उसे हिम्मत बंधा रहा था, तब उस आदमी ने शायरी में अपना दुख बताया। अब यह बात चारों ओर फैल गई कि दबा आदमी शायर है। वहां शायरी करने वालों और सुनने की शौकीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तब वह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट का बन गया। तो मतलब किस तरीके से डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट और जो नौकरशाही है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी, कैसे कैसे फाइल घूम रही है उसका जिक्र यहाँ पर देखा गया है। वहां से भी फाइल घूमती रही हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची तो वह आदमी का इंटरव्यू तक लेने आया। जब उसे मालूम हुआ कि वह आदमी प्रसिद्ध ओस कवि है, याद रखिएगा जो आदमी था वो कौन था, प्रसिद्ध ओस कवि था, प्रश्न बन सकता है, पर अकादमी का मेंबर नहीं है, तो सेक्रेटरी ने अगले दिन यह कह दिया कि वो अब मेंबर है, पर पेड़ काटने का मामला वन विभाग का ही है। दूसरे दिन यानी घटना के 7वें दिन, मतलब कितनी 7 दिन हो गए थे दबे दबे उस आदमी को, 7वें दिन जब वह वन विभाग के लोग आए तो मालूम पड़ा कि विदेश विभाग ने पेड़ न काटने का हुक्म दिया है, क्योंकि पिटोनिया के प्रधानमंत्री, देश का नाम है पिटोनिया या पिटोनिया
देश का भी जिक्र हुआ है कि उसके प्रधानमंत्री ने यह पेड़ लगाया था और इसे काटने से दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे। फिर यह कहा गया कि शाम को फाइल प्रधानमंत्री के समक्ष पेश की जाएगी। शाम 5 बजे स्वयं सेक्रेटरी आकर बोला कि आदेश आ चुका है और पेड़ अब कट जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह आदमी चल बसता है, मतलब खत्म हो जाता है। जब पेड़ काटने का आदेश इतनी देर बाद आता है, 7 दिन हो जाते हैं उसको दबे दबे, तब जाकर आता है कि खुशी से आता है कि अब तो पेड़ काटा जा सकता है और वो आदमी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, परंतु तब तक उसकी मौत हो जाती है। प्रस्तुत कहानी जामुन का पेड़ सरकारी विभाग की लाल फीताशाही। आपने पढ़ा होगा, लोक प्रशासन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, लाल फीताशाही। पर्दाफाश करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली अकर्मण्यता पर भी करारा व्यंग्य किया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, किंतु परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा जाता है। प्रायः सरकारी विभाग और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपनी विकृत फाइल शैली का शिकार बना देते हैं। सरकारी कार्यशैली की निकृष्टता, उसमें निहित अमानवीयता, गैर जनहितवादी अफसरशाही का दबदबा, विभागों के बीच टालमटोल का खेल, शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसलापन, सर्वत्र फैला दिमागी दिवालियापन, इस सब को दर्शाना ही इस कहानी का परम लक्ष्य है। अब जो महत्वपूर्ण उद्धरण आए हैं, वक्तव्य आए हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या कहा गया है इस कहानी में? ये कहानी अगर आपने ना पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। आप फाइल सेक्शन में जाएंगे टेलीग्राम के, तो आपको ये कहानी भी मिल जाएगी, ठीक है। नहीं मिलेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं कहानी आपको जो PDF होगी वो सेंड कर दूंगी तुरंत। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है। तो जो व्यापार विभाग से संबंधित अधिकारी आए होते हैं तो वो बताते हैं कि हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं काट सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूं, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अगला है उद्धरण, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ की, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। व्यंग्य है, करारा व्यंग्य है। एक जो पेड़ है वो ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है, आंधी से गिर चुका है, अब उसमें आगे फल नहीं लगेंगे, फिर भी बोलते हैं कि मैं इस फलदार वृक्ष को, हमारा डिपार्टमेंट नहीं काट सकता। ये कानूनी तौर से गलत हो जाएगा नहीं तो। आगे है वक्तव्य, आप जानते नहीं हैं कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान के से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो कितना बड़ा इसमें व्यंग्य मिलता है कि पेड़ को ना काट करके आदमी को काट कर निकालने की बात होती है और कहते हैं कि सर काट के और धड़ अलग हो जाएगा, फिर जोड़ दिया जाएगा। इतनी उन्नति कर चुका है प्लास्टिक सर्जरी, मतलब डॉक्टर लोग इतनी उन्नति कर चुके हैं। अगला है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये ओस कवि के माध्यम से ही बोला गया है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये आप जब पढ़ेंगे ना मूल टेक्स्ट, तब ये जो शायरी है वो देखने को मिलती है आपको। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ है? एक आदमी पूछता है उससे, जो साहित्यकार होता है, बताता है कि यार ये तो शायरी सांस्कृतिक कल्चर में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो दबा हुआ आदमी है वो एक कवि है। तो उसको पूछने के लिए जो एक साहित्यकार आता है, संपादक आता है, वो पूछता है अच्छा तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? अगला है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है, मतलब सब अर्जेंट करके फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के, पूछा जा सकता है कितने साल पहले पेड़ लगाया गया था, 10 साल पहले लगाया गया था, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। पूछा जा सकता है कि जामुन का पेड़ में, वो जो जामुन का पेड़ था वो किसने लगाया था? तो भारत का भी नाम होगा, भारत मत लगा दीजिएगा, पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लौने में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात की काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? ये कथन आया है।
अगला है, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मतलब वो जब बताता है आकर के प्रधानमंत्री का हुक्म आ गया है और ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम बच जाओगे, तो बताता है कि अब ये तुम्हारी फाइल पूर्ण हो चुकी है, अब जल्दी ही तुमको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मगर कवि का हाथ ठंडा हो जाता है। उस कवि का आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही होती हैं। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद अंत दिखलाया गया है इसमें कि चींटियां, होता है ना जब कोई मृत हो जाता है तो चींटियां, या फिर कोई आप जीव भी देखिए, एक मक्खी भी मर जाएगी तो भी चींटियां आ जाएंगी उसको खाने के लिए या फिर उसको उठाने के लिए। तो वही चीज इसमें दिखाई गई है कि आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये कहानी थी छोटी सी, आपको मैंने बता दिया है शॉर्ट में, इसके पात्रों के नाम बता दिए हैं, लेखक के बारे में बता दिया, जो लेखक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर पीडीएफ में दी हुई है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और आपका सिर्फ काम यही है कि अभी जितना हो सकता है रिविजन करते जाइए। एक एक जैसे देखिए, मैंने अभी इकाई 10 उठाई है और आपको मैं इकाई 10 की जो मेन चीजें हैं वो पढ़ा दे रही हूँ पीडीएफ के माध्यम से। और ये हिंदी ओशन की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कोशिश बस ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतना आप कर देंगे तो मेरे लिए काफी हेल्प होगी। और इसी प्रकार से सारे ही वीडियो में बनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगी कि कविताएं भी, जो छोटी कविताएं लगी हुई हैं, जो बात की कविताएं हैं, उनका मैं वाचन करके आपको विश्लेषणात्मक ढंग से उसको पढ़ा सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी को नमस्कार।